नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बीएड, बीएलएड एंड डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत राज्यसभा का गठन टॉपिक लेकर आपको बताऊंगा कि लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होगा और उसमें किसी कंटेंट को लेकर प्लान किस तरीके से बनता है। इसके पहले भी मैंने विभिन्न विषयों के अलग अलग टॉपिक लेकर प्लान बताया है, जिससे कि आपको समझ में आया होगा कि लेसन प्लान का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। मेरा ये जो लेसन प्लान होगा ये हार्वर्ड एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर आधारित है और जितने भी प्लान मैंने डाले हैं सारे उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर पाठ योजना और पाठ योजना संख्या जिस भी नंबर का आपका होगा हर सेमेस्टर में, यानी कि जो सेमेस्टर में टीचिंग निर्धारित होती है उसमें आपको 2020 लेसन प्लान पढ़ाने होते हैं, तो उसमें जिस नंबर का होगा वो नंबर यहाँ पर डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद से नीचे ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री में पहले दिनांक, फिर विषय, फिर प्रकरण, दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और समय। समय यहाँ पर अवधि होगा, समय गलती से लिख दिया गया है। अवधि यानी कि कितने मिनट का पीरियड होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में टीचिंग करने गए हैं। अगर वहाँ पर 30 मिनट का पीरियड है तो 30 मिनट लिखा जाएगा, अगर वहाँ पर 35 मिनट का पीरियड है तो 35 मिनट लिखा जाएगा, वो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब ब्लैक बोर्ड एंट्री में कभी कभी स्टूडेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जब थर्ड में करेंगे तो दिनांक और कक्षा यहाँ पर आ जाएगा, बीच में विषय और प्रकरण आ जाएगा और यहाँ पर चक्र और अवधि आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें कोई आप कौन सा फॉर्मेट अपनाते हैं इसमें आपको पूरी छूट होती है, जो आपको सही लगे उस पर आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और जो विषय है उससे संबंधित होता है, अर्थात ये नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र से ये संबंधित होगा। और इसमें सामान्य उद्देश्य आपका 20 प्लान तक अगर क्लास चेंज नहीं हो रही है तो वही चलेगा, सामान्य उद्देश्य बदलता नहीं है। तो इसमें सामान्य उद्देश्य 6 लिखे गए हैं। छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, छात्रों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार करना। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सामान्य उद्देश्य में 1-2 पॉइंट और बढ़ सकते हैं तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, अर्थात आप लेसन प्लान बनाने के समय ये निर्धारित करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर्स टर्म्स, अर्थात जो आप उसके व्यवहार में चेंजेस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हैं और उसी के लिए आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो ये है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो इसी के आधार पर ये है। कुछ प्लान आप देखेंगे कि उसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक होगा। तो उसका मतलब होता है कि संज्ञानात्मक पक्ष के ही 3 पार्ट ले लिए जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है। क्रियात्मक का अर्थ यहाँ पर मनोगत्यात्मक होगा और वो साइकोमोटर होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है, और इसको ध्यान में रखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य जब हम लिखते हैं तो उसे फ्यूचर टेंस में लिखते हैं और इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे राज्यसभा का गठन है तो छात्र राज्यसभा के सदस्यता हेतु योग्यता को बता सकेंगे, छात्र राज्यसभा के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे, छात्र राज्यसभा के महत्व को अपने शब्दों में बता सकेंगे, छात्र राज्यसभा के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र राज्यसभा के कार्यों की सूची बना सकेंगे।
तो आप इस चीज़ को समझिए कि संज्ञानात्मक का मतलब होता है हेड, भावात्मक का मतलब होता है हार्ट एंड क्रियात्मक का मतलब होता है हैंड। ये 3H कॉन्सेप्ट है और उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किए जाते हैं। तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3H कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को किस तरीके से कोरिलेट करता है। कॉग्निटिव अर्थात हेड, भावात्मक अफेक्टिव अर्थात हार्ट एंड साइकोमोटर अर्थात हैंड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इसी के आधार पे पूरा आपका लेसन प्लान बनता है। अब हम आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप टीचिंग करते समय, लेसन प्लान पढ़ाते समय आप क्या उन्हें दिखाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सहायक सामग्री में कुछ लोग चॉक, डस्टर, पॉइंटर ये सब लिख लेते हैं। ये चीज़ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ इसमें नहीं लिखी जाती है। इसमें जो आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे वो चीज़ इसमें लिखी जाएगी। जैसे फिगर, चित्र, कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कोई लाइव ऑब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, वो चीज़ आप इसमें लिखेंगे। फिर आएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सामान्य जानकारी होगी या उसके पहले की जो टॉपिक होगी उसके बारे में पूर्व जानकारी होगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा छात्र राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और अगर पूर्ण जानकारी लिखना है, राज्यसभा के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है उनको, तो ये लिख सकते हैं छात्र लोकसभा के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। फिर आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में एक तरफ होगा छात्राध्यापक क्रिया, पीपल टीचर एक्टिविटी, और दूसरी तरफ होगा छात्र क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें प्रस्तावना में कई तरीके हैं जिससे कि टॉपिक निकलवाया जा सकता है, लेकिन उसमें यहाँ पर यूज़ किया गया है क्वेश्चन आंसर मेथड। और इसमें पहले प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आता है, फिर उस उत्तर से दूसरा प्रश्न बनता है, फिर उससे उत्तर आता है, और फिर इस तरीके से कोशिश की जाती है कि टॉपिक निकल जाए। और टॉपिक निकलने के बाद हम एक समस्यात्मक प्रश्न पूछकर अपने आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि प्रस्तावना प्रश्न में बहुत कम प्रश्न या बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 तक ही आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मैक्सिमम समय आपका प्रस्तावना प्रश्न में ही निकल जाएगा। फिर आएगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसी के बारे में बताया जाता है कि आज हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत राज्यसभा के गठन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया, स्टूडेंट पीपल टीचर एक्टिविटी, और फिर आएगा छात्र क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर आएगा डिवाइसेस एंड टेक्निक, और फिर आएगा लास्ट में श्याम पट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क। अब ध्यान रखिएगा, श्याम पट कार्य और श्याम पट सारांश में अंतर होता है। आप पढ़ाते समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर वो श्याम पट कार्य होगा, और जो लास्ट में आप बोध प्रश्नों के आधार पर श्याम पट पे लिखते हैं वो होता है श्याम पट सारांश। फिर हमें जो टॉपिक पढ़ाना होता है, टॉपिक का हम टीचिंग पॉइंट में उसको चेंज करते हैं और छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट में चेंज करके फिर हम उसको पढ़ाते हैं। तो पहला टीचिंग पॉइंट है राज्यसभा का गठन। अब राज्यसभा का गठन पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट उसे पढ़ाना नहीं शुरू कर देंगे। उसके लिए पहले हम एक उसके प्रीवियस नॉलेज पर एक प्रश्न पूछेंगे, और प्रीवियस नॉलेज के प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर स्टूडेंट से लेंगे, और वो टेक्निक हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। और उसके बाद उसका उत्तर लेने के बाद उससे कोरिलेट करते हुए फिर हम अपना स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम पंचायत का गठन किस तरह होता है। अब ग्राम पंचायत का गठन पूछा गया है तो ये प्रीवियस नॉलेज है, डायरेक्ट राज्यसभा का गठन किस तरीके से होता है ये नहीं पूछा गया है।
तो आपको भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो इसका मतलब है कि हम ये पहले से मान के चलें कि उसे सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस नॉलेज से पूछते हुए इंटरेस्ट डेवलप करते हुए अपना लेसन प्लान डेवलप करिए। फिर ये टीचिंग पॉइंट समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट आपका आएगा, इसमें योग्यताएं ली गई हैं। अब योग्यताओं के बारे में हम इससे पहले का प्रीवियस नॉलेज पे फिर एक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ क्षेत्र पंचायत की क्या योग्यताएं होती हैं। हम इससे प्रीवियस नॉलेज पे अगर लोकसभा पढ़ा चुके हैं तो हम लोकसभा का भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ाएं तो। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस नॉलेज से, और दूसरी चीज़ है कि प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ टीचिंग पॉइंट से को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको पूछना है। ये नहीं कि प्रीवियस नॉलेज पे हम कुछ भी पूछ लें। अब योग्यताएं हैं तो योग्यताओं से ही संबंधित प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसका उत्तर आ जाएगा, और उस उत्तर के बाद फिर यहाँ पर हम छात्राध्यापक कथन अपना लिख दिया जाएगा। और यही चीज़ हमको लेसन प्लान में जाके क्लास में पढ़ानी होगी। और जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें लगें वो हम ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिखते जाएंगे, ताकि स्टूडेंट सुनने के साथ साथ उसको विजुअल भी एहसास हो या देखे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो उसके दिमाग में वो पिक्चर बन जाए। उसी तरीके से यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, और ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क के रूप में आएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे ही ये टीचिंग पॉइंट ख़त्म होता है हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी रब कर देंगे, अगर हम साथ साथ श्यामपट्ट समरी डेवलप नहीं कर रहे हैं तो। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का उत्तर आने के बाद फिर हम उसको उस तरीके से स्टेटमेंट देंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसमें एक चीज़ नहीं दिखाई गई है, अगर आप उस तरीके को लेसन प्लान में कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई टीचिंग एड दिखा रहे हैं तो टीचिंग एड यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रदर्शन विधि, या जिस स्टेप पर भी आप दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर टीचिंग एड दिखाने के साथ साथ और उसका मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद से जो आपने पढ़ाया है उसका आ जाएगा कि आपने किस तरीके से पढ़ाया। उसके लिए आप बोध प्रश्न पूछेंगे, और बोध प्रश्न कम से कम 4-5 होने चाहिए, और जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्य संसद के दूसरे सदन को क्या कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे, और जो प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट से मिलेंगे उसको हम श्यामपट्ट सारांश के रूप में डेवलप ब्लैक बोर्ड पर कर देंगे। तो ये श्यामपट्ट सारांश की हेडिंग है, और श्यामपट्ट सारांश में फ्लो चार्ट के रूप में अगर आप श्यामपट्ट सारांश बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें इस तरीके से बनाएंगे कि पूरा वो मीनिंगफुल हो। तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा टॉपिक लिख दिया गया। पहला प्रश्न, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या होती है 250। तो यहाँ पर लिख दिया गया, उत्तर पूछा गया और उसके बाद से लिख दिया गया कुल सदस्यों की संख्या 250। ठीक, पूरा सेंटेंस में लिखा, अगर ये भी ना लिखा होता तब भी काम चल जाता। राज्यसभा लिखा हुआ है, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य संख्या भी खाली करके 250, तो अपने आप में एक मीनिंग आ जाती है। फिर उसके बाद से कार्यकाल, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये काट दिया जाए, सीधे सीधे कार्यकाल 6 वर्ष। फिर दूसरे सदन को दूसरे सदन को राज्यसभा, और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूरा एक मीनिंगफुल तरीके से श्यामपट्ट सारांश डेवलप हो गया। अब स्टूडेंट ने ये लिख लिया अपनी कॉपी पे, या आपने डेवलप कर दिया। अब स्टूडेंट ये अपनी कॉपी पे लिख लिया तब तक, या लिख ले तब तक आपको कहना होगा कि इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और आप उसको घूम घूम कर निरीक्षण कीजिए। तो वो आ जाएगा आपका लेखन एवं निरीक्षण कार्य में। उसके बाद से आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, और पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के पहले ये जो ब्लैक बोर्ड समरी आप डेवलप किए होंगे ब्लैक बोर्ड पर, उसे रब कर दिया जाता है, क्योंकि लेसन प्लान का पार्ट है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। तो इसको जब आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे तो इसे ब्लैक बोर्ड पर साफ कर दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट इसे देख के उत्तर ना बता पाए। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पर सत्य का निशान लगाए पूछा गया है।
पुनरावृत्ति प्रश्न में सत्य सत्य, रिक्त स्थान, सही मिलान टाइप के प्रश्न ही पूछना बेहतर होता है और वो रोलर बोर्ड पर लिखकर ले जाया जाता है। तो ये देखिए, पहला पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करता है, सही है गलत है? ये सही है। दूसरा, फिर राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। फिर तीसरा, राज्यसभा सदस्य का दूसरा सदन नहीं है। फिर चौथा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 4 पूछे गए हैं। यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, लेकिन जो लपेट पट होगा उस पर आप ये टिक नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे और जो स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा उससे आप कहेंगे कि यहाँ पर आकर टिक लगाओ। फिर ये जब एक्टिविटी हो जाएगी तो उसके बाद से होमवर्क, होम असाइनमेंट, और उसमें आप बेहतर हो कि लिखने वाला काम दीजिए, याद करने वाला काम ना दीजिए। और दूसरे दिन जब आप लेसन प्लान पढ़ाने जाएँ तो उनके लिखे हुए होमवर्क को आप कॉपी सबमिट कर लीजिए और प्लान पढ़ाने के बाद में उसको चेक कर सकते हैं। तो ये लेसन प्लान का फॉर्मेट था। सिविक्स का एक टॉपिक लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की है और यही फॉर्मेट पूरा सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी आता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लेसन प्लान बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आप अपने टीचिंग से संबंधित प्लान बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।